सत्ता में आने से पहले फडणवीस जी ने यह भी कहा था कि मैं एनसीपी से गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे में क्या उनकी मजबूरी रही कि उन्होंने एनसीपी के नेता अजित पवार को एक तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया है? नहीं, उन्होंने इतना ही नहीं बोला था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि मैं उनको जेल में डालूंगा, फिर चक्की पीसिंग, फिर उन्होंने एक ट्रक भर उनके अगेंस्ट ये दिए थे, एविडेंस दिए थे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों को मुंबई की, दिल्ली की, मलबार हिल की चकाचौंध की हवा लग गई है और आई डोंट थिंक विदर्भ इनके प्रायोरिटी पे है। और जो इंसान अपनी मिट्टी को, अपनी मातृभूमि को, अपने मतदार संघ को भूलता है, उसके बारे में मैं एक बात मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि मुंबई की हवा देख के, मलबार हिल की चकाचौंध देख के और मुंबई का सारा माहौल देख के देवेंद्र जी की नीयत में खोट आ गई है। विदर्भ के लिए वे खिलाफ है और कई नेता भी खिलाफ है। इसमें आप कौन से नेता को विशेष दोषी मानते हैं? नहीं, आज के जो है मतलब जो नागपुर के राष्ट्रीय नेता है नितिन जी गडकरी, बावनकुळे जी, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस जी, ये सारे ही लोग दोषी हैं। और सबसे ज़्यादा दोष मैं बोलूँगा, मैं उनके पक्ष के लोगों को दूंगा कि भैया आप लोगों ने उनके लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने उनको जिताने के लिए इतनी दौड़भाग की है, आज वो सरकार में आए हैं, वो विदर्भ के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। नितिन रोंगे, संयोजक महाविदर्भ जनजागरण, ये विदर्भ के विविध प्रश्नों पे और स्वतंत्र विदर्भ राज्य पे काम करने वाली एक संस्था है। अभी ज्ञात हुआ है 25 तारीख को कि कौशल विकास डिपार्टमेंट, व्यवसाय व शिक्षण डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आने वाली मतलब ये दिसंबर की 9 और 10 तारीख को नागपुर में एक नमो महारोजगार मेळावा ऐसा आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप की 50,000 नौकरियां तकरीबन गवर्नमेंट देने वाली है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मराठी में एक कहावत है, पी हळद हो गोरी, वैसे ही जैसा मेळाव्याला जा आणि नौकरी घे, इस टाइप का सीन सब पूरे शहर में क्रिएट करना चालू है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से नागपुर में जिस हिसाब से पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, वो सही में ऐसा लग रहा है कि लाखों से नौकरियां बांटने वाली है। मेरा इस प्रेस नोट के और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले से गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही पूछना है, आप 5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को रोजगार दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें से कितनी नौकरियां विदर्भ में आने वाली है या नागपुर, अमरावती डिवीज़न, ये 2 डिवीज़न में आने वाली है? कितनी कंपनियां ये विदर्भ की है? ये आने वाली कंपनियों में अपने को अपन जिसको सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, ऐसी कितनी नौकरियां हैं? इंटरनेशनल कितनी कंपनियां आ रही है, कितनी मल्टीनेशनल्स आ रही है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप इन बच्चों को नौकरियां देने वाले हैं, ये नौकरियां लिस्टेड है क्या? ये PFIC रजिस्टर्ड है क्या? हमको मालूम है कि इसमें से हमको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला है। ये केवल एक इलेक्शन का स्टंट है कि आने वाली लोकसभा के पहले हम लोगों ने कुछ तो भी किया, ये दिखाने के लिए विदर्भ के युवकों को एक नौकरी का झांसा देने का यह प्रकार है। किसी ना किसी टाइप से, कोई ना कोई टाइप से इन बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुछ दिनों में उनको निकाल दिया जाएगा और इस सब के कारण उन लड़कों के, उन बच्चों के मेंटल हेल्थ पे जो प्रॉब्लम होगा, जो उसका कॉन्फिडेंस होगा जाएगा, इस सब की जवाबदारी कौन लेने वाला है? नंबर 2, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2019 तक और 2020-21 के बाद भी विदर्भ का महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है। हमारे यहाँ से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं आप सब लोगों के द्वारा उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर, आप जब से मुख्यमंत्री थे, आप जब से उप मुख्यमंत्री हैं, आपने विदर्भ में कितने कारखाने लाए, कितने कारखानों का आपने फीता काटा, कितने कारखानों का आपने भूमि पूजन किए?
ये कृपया इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक्टिविज्म करते, हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म भी करते। हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखा था कि अंडर आर्टिकल 371(2) अंडर नागपुर पैक्ट कलम 8 के अनुसार विदर्भ के युवकों को महाराष्ट्र में 23% नौकरियां मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गवर्नर जो ये समझते हैं इस बात की सीरियसनेस, उन्होंने 1.5-2 साल पहले ही ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेजी है फॉर नेसेसरी एक्शन। लेकिन मुझे बताते वक्त शर्म आती है कि अपने यहाँ के नेता रहते हुए भी, अपने यहाँ के मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन लोगों ने यहाँ पे एक भी सरकारी नौकरी देने के हिसाब से कोई काम नहीं किया। और एक दुख की बात है, इतना खर्चा हो रहा है, 5 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रस्तावित राजकीय पक्ष जो बड़े रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाता और कुछ भी नहीं करता। इसलिए वापस मैं हर बार जो बोलता हूँ, मेरी स्पष्ट मत ये है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। हमको सिर्फ अगर कुछ मिल सकता है तो स्वतंत्र विदर्भ राज्य में ही मिल सकता है, उसके बगैर कुछ भी नहीं। धन्यवाद। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले सत्ता में न रहते हुए ये बात उठाई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो विदर्भ राज्य आप लोगों को देंगे। यहाँ तक उन्होंने यह भी कसम खाई थी कि मैं कुंवारा रह जाऊंगा लेकिन विदर्भ राज्य दिए बिना मैं नहीं बैठूंगा। इस पर आपका क्या मत है? मैं उनके शादी या कुंवारेपन के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम विदर्भ के लोग संस्कारी हैं। इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि मुंबई की हवा देख के, मलबार हिल की चकाचौंध देख के और मुंबई का सारा माहौल देख के देवेंद्र जी की नीयत में खोट आ गई है। इसलिए वो अभी अपने आप को भी महाराष्ट्र के नेता बुलाते हैं। वो हर चीज़ में सिर्फ महाराष्ट्र का बेनिफिट देखते हैं। वो विदर्भ के बारे में उनका ओपिनियन कुछ भी नहीं है। विदर्भ के लिए वे खिलाफ है और कई नेता भी खिलाफ है। इसमें आप कौन से नेता को विशेष दोषी मानते हैं? नहीं, आज के जो है मतलब जो नागपुर के राष्ट्रीय नेता है नितिन जी गडकरी, बावनकुळे जी, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस जी, ये सारे ही लोग दोषी हैं। और सबसे ज़्यादा दोष मैं बोलूँगा, मैं उनके पक्ष के लोगों को दूंगा कि भैया आप लोगों ने उनके लिए इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने उनको जिताने के लिए इतनी दौड़भाग की है। आज वो सरकार में आए हैं, वो विदर्भ के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वो आप लोगों ने उनको सवाल पूछना चाहिए। हम लोग तो क्या है, हम मामूली से एक्टिविस्ट है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सत्ता में आने से पहले फडणवीस जी ने यह भी कहा था कि मैं एनसीपी से गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे में क्या उनकी मजबूरी रही कि उन्होंने एनसीपी के नेता अजित पवार को एक तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया है? नहीं, उन्होंने इतना ही नहीं बोला था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि मैं उनको जेल में डालूंगा, फिर चक्की पीसिंग, फिर उन्होंने एक ट्रक भर उनके अगेंस्ट ये दिए थे, एविडेंस दिए थे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों को मुंबई की, दिल्ली की, मलबार हिल की चकाचौंध की हवा लग गई है और आई डोंट थिंक विदर्भ इनके प्रायोरिटी पे है। और जो इंसान अपनी मिट्टी को, अपनी मातृभूमि को, अपने मतदार संघ को भूलता है, उसके बारे में मैं कुछ अपनी कमेंट दूँ मैं नहीं देना चाहूँगा। विदर्भ को वेगड़ा या विदर्भ को अलग लाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम तो एक्टिविस्ट लोग हैं। जहाँ जहाँ पे विदर्भ के लिए अन्याय होता है, जहाँ पे कुछ करता है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हमारी आगे की रूपरेखा अभी तक तय नहीं हुई है। अभी अधिवेशन है, देखते हैं उसमें क्या होता है और आने वाले टाइम में जब जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे। धरना आंदोलन या उपोषण, ऐसी कोई रणनीति है आपकी? अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। मैं अकेला ये डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। हमारे सारे विदर्भवादी दोस्तों से चर्चा करने के बाद ही हम ये डिसीजन। हमारे पुराने विदर्भवादी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लीडर और कट्टर विदर्भवादियों में जिनका नाम आता है श्री दिलीप जी नरवड़िया और अन्ना हजारे आंदोलन से प्रेरित और राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो एक्टिविस्ट है और विदर्भवादी राम आकरे जी हैं, हम सब लोग मिलकर, और मैं नितिन रोंगे, संयोजक महाविदर्भ जनता।